Good afternoon, students. I am explaining the remaining chapter of history, chapter 8. So today's topic is changing the lives of widows. रिफॉर्मेशन की वजह से आपको पता ही है कि इविल प्रैक्टिसेस कितनी चल रही थी, बहुत ज्यादा सती प्रथा ये सब था। तो विडोज भी बताया था मैंने आपको कि कितनी प्लाइट कंडीशंस में रहती थी, बिल्कुल सोसाइटी के जो अलग ही, मतलब सोसाइटी में बिल्कुल बॉयकॉट टाइप का हो जाता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, रिफॉर्मेशन से रिफॉर्म जब हुआ तो क्या हुआ, रिफॉर्म जब हुआ तो विडोज की लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई। ठीक है, तो चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज हम देखते हैं कि किसने, कौन से ऐसे रिफॉर्मेशन हुए जिससे कि जो इतनी प्लाइट कंडीशंस थी विडो की वो चेंज हुई। तो राममोहन रॉय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम विडो फेस इन देयर लाइफ्स। अपनी जीवन को लेके जो विडोज फेस कर रही थी इतनी चीजें, इसको राममोहन रॉय है उन्होंने इन प्रॉब्लम को समझा और रिफॉर्म करने की कोशिश की। इसके लिए ही बिगेन ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती। उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसमें सती जो सिस्टम था, सती जो प्रैक्टिस था, पता है ना आपको सती सिस्टम क्या था? कौन बताएगा जल्दी से? सती सिस्टम, सती जब है ना किसी का जो पति था वो मर जाता था तो उन्हें उसके साथ में बर्न कर दिया जाता था। यस, जिंदा कोई उनके फ्यूनरल पायर पे उसको भी बिठा दिया जाता था कि तुम भी जाओ अब। ठीक है, तो ये एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया था राममोहन रॉय ने। राममोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत। संस्कृत में इनको काफी अच्छी नॉलेज थी, पर्शियन की भी नॉलेज थी और अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस पे भी इनका कमांड था। राममोहन रॉय का इन लैंग्वेजेस पे काफी कमांड था। ठीक है, तो he tried to show through his writing that the practice of widow burning had to sanction in ancient text. इन्होंने कोशिश की ये शो करने की अपने राइटिंग में, अपने अकाउंट्स में, अपने रिटन नोट में कि जो प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग थी वो एंशियंट टेक्स्ट में कहीं भी मेंशन्ड नहीं थी, कहीं भी सैंक्शन्ड नहीं थी। क्योंकि क्या कहते थे, जो लोगों का क्या मानना था कि ये तो हमारे प्राचीन से चली आ रही है प्रथा, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो सती हो जाती है, उसमें देवी बन जाती है, माँ बन जाती है। जब इन्होंने इतनी लैंग्वेजेस की इनको जब मतलब नॉलेज थी, इन्होंने वेल वर्स थे संस्कृत में, तो इन्होंने सबको बताया कि कहीं भी ऐसी एंशियंट टेक्स्ट में कहीं भी ऐसी चीजें सैंक्शन्ड नहीं है, बताई नहीं गई है। ठीक है, तो as you have read in chapter 7, many British officials had also begun to criticize Indian tradition and custom. आपने देखा ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे बहुत मजाक उड़ाया करते थे इंडियन कस्टम का, रिचुअल्स का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे। उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन और कस्टम को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया कुछ इविल प्रैक्टिसेस की वजह से। तो they were therefore more than willing to listen a Ramon who was reputed to be a learned man. So they were therefore more than willing to listen Ramon, who were reputed to be learned. In 1829 सती was banned. जब राममोहन रॉय ने अपना इतना इनिशिएटिव लिया तो फिर 1829 में सती जो सिस्टम था, सती प्रथा जो था वो बैन हुआ था, इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से, इन्हीं के रिफॉर्मेशन की वजह से। ये अंडरलाइन कर लेना कि सती, व्हेन वाज सती सिस्टम बैंड, तो आप लिख दोगे इन 1829। द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय राम मोहन वॉज यूज बाय लेटर रिफॉर्मर्स एज वेल। जो भी स्ट्रेटेजी राममोहन रॉय ने अडॉप्ट की थी, जो भी राममोहन रॉय ने बोला था, उसको जो बाकी के जो रिफॉर्मर्स आए बाद में, लेट रिफॉर्मर्स जो थे, उन्होंने उसको यूज किया। Whenever they wished to challenges a practice that seemed harmful, they tried to find a verse or sentence in the ancient sacred text that supported their point of view. इन्होंने भी क्या किया, जब भी ऐसा होता था कि कोई भी प्रैक्टिस जो हार्मफुल हो, जो हार्मफुल दिखाई दे सोसाइटी के लिए, पीपल्स के लिए, तो वो क्या करते थे, उनके एक चैलेंज के रूप में लेते थे और कोशिश करते थे इन एंशियंट
जो सेक्रेट टेक्स्ट है उसमें ढूंढने की कोशिश क्या करते थे कि क्या सच में उसमें सैंक्शनड है, क्या उसमें मेंशनड है, क्या उसमें सच में ऐसा बोला गया है। तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और ज्यादा सपोर्ट करते थे कि एंशियंट टेक्स्ट के बहाने से आप मत चलो, उसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, कुछ भी ऐसा सैंक्शन नहीं है। तो उसके बेसिस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शो करते थे। ठीक है, तो they then suggested that the practice as it existed at present was against early tradition। तो वो सजेस्ट किया करते थे कि जो भी प्रैक्टिस चल रही है ना प्रेजेंट में, वो अर्ली ट्रेडिशन के अगेंस्ट है, वैसी नहीं है, वो बिल्कुल अगेंस्ट है। सोर्स वन, ये हमें कहाँ से पता लगता है, मैंने सोर्स पहले भी पढ़ा है, आपको आज भी बता रही हूँ कि राममोहन रॉय ने एक पब्लिश किया था पैम्पलेट जिसमें उन्होंने अपने आइडियाज को स्प्रेड किया था। इसमें से बहुत सारे रिटन डायलॉग थे एडवोकेट और क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के बीच में। मतलब उन्होंने एक बुक में लिखा, एक तो क्रिटिक था ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का, एक एडवोकेट था। तो ये सच डायलॉग्स आप देख सकते हो कि किस फॉर्म में थे। एडवोकेट ऑफ सती, जो सती का एडवोकेट था ना, जो सपोर्ट कर रहा था सती सिस्टम को, उसने कहा वुमेन आर बाय नेचर ऑफ इंफीरियर अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिजोल्यूशन अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट। उन्होंने जो ये एडवोकेट था, मतलब सोच की बात है, कॉन्सेप्ट की बात है, परसेप्शन की बात है। तो जो जिसने सती सिस्टम को एडवोकेट किया था, सपोर्ट किया था, उसका कहना था कि औरतें होती ही नेचर से इंफीरियर है, मतलब लो कैटेगरी की एज कंपैरिजन टू मैन। तो ये अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिजोल्यूशन के बिना अंडरस्टैंड करती है, अनवर्दी होती है, योग्य नहीं होती, ट्रस्ट के लायक नहीं होती। ये उसने एडवोकेट ने ये अपने मतलब ये लॉजिक दिए थे। मैनी ऑफ देम ऑन द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड बिकम डिजायरस ऑफ अकम्पनिंग देम। कुछ ऐसी हो जाती है अपने हस्बैंड के डेथ के बाद किसी और के साथ शामिल हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है। बट टू रिमूव एवरी चांस ऑफ देयर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर इन बर्निंग देम वी फर्स्ट रिटायर देम डाउन टू द पायल। तो ये कहते हैं कि ऐसी चीजें वो रास्ते पे डायरेक्शन लेस हो जाए, डायरेक्शन भटक जाए, या किसी और की कंपनी को अडॉप्ट कर ले, तो ऐसी औरतों को अपने हस्बैंड के साथ ही बांध देना चाहिए कि हस्बैंड मर गया तो तुम भी मर जाओ। ये एडवोकेट ऑफ सती का था। अब ओपोनेंट्स, इसके ओपोनेंट्स ने क्या बोला, व्हेन डिड यू एवर अफोर्ड देम ए फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जिबिटिंग देयर नेचुरल कैपेसिटी। क्या हमने कभी किसी औरत को अपनी नेचुरल कैपेसिटी को एग्जिबिट करने की अपॉर्चुनिटी दी है कि उसमें क्या कैपेबिलिटी है, क्या एफिशिएंसी है, क्या किस तरह की वो एबल है, क्या हमने कभी ये दिया है। हाउ देन कैन यू अक्यूज देम ऑफ वांट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम कैसे कह सकते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कम है, उनकी समझ कम है, जबकि हमने उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो हम अंडरस्टैंडिंग से कैसे जोड़ सकते हैं औरतों की उसमें कमी है, समझ कम है। If after instruction in knowledge and wisdom a person cannot comprehend or retain what has been taught him, we may consider him as deficient. But if you do not educate women, how can you see them as inferior? अगर इंस्ट्रक्शन या नॉलेज विजडम पर्सन की अगर रिटेन हो सकती है, तो हमने जैसे औरतें हैं बिना एजुकेशन के वो कैसे नॉलेज अक्वायर कर सकती हैं, कैसे नॉलेज को रिटेन कर सकती हैं, जबकि हमने उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि वो एजुकेट हो। तो किस बेसिस पे हम उनको आदमियों से इंफीरियर मान सकते हैं, जबकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी हो, उनके पास विजडम आ जाए, उनके पास नॉलेज आ जाए, तब बताओ ना कि वो इंफीरियर है। आज प्रेजेंट सिनेरियो में अपन देखें तो औरतें कहाँ नहीं है, हर डिपार्टमेंट में। इवन विमेन्स आर इन द आर्मी ऑल्सो, विमेन आर फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट्स। तो सोचो अब कहाँ नहीं पहुंच गई। तो कैसे, अगर इंफीरियर ही मान के चलते तो क्या इतनी तरक्की करती, क्या इतना आगे बढ़ती, क्या नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ये डिबेट चलता रहा। तो फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशियंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडो कुड रीमैरी।
एक एग्जाम्पल ये है कि जो मोस्ट फेमस रिफॉर्मर हुए हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट को यूज करते हुए सजेस्ट किया कि विडो भी रीमैरी कर सकती हैं, बजाय जलने के वो दोबारा शादी कर सकती हैं, अपने जीवन को अच्छे से जी सकती हैं। तो हिज सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनके सजेशन को ब्रिटिश ऑफिशियल ने अडॉप्ट किया था एंड ए लॉ वाज पास्ड इन 1856। 1856 में एक लॉ पास हुआ परमिटिंग विडो रीमैरिज, जिसमें विडोज को रीमैरिज के लिए परमिटेड किया गया बाय लॉ। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना डेट। Those who were against the remarriage of widows opposed विद्यासागर and even boycotted him। जो रीमैरिज, विडो के रीमैरिज के अगेंस्ट है, बहुत सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग होते हैं, ओपोनेंट्स बहुत मिल जाते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो जो विद्यासागर है, ईश्वर चंद विद्यासागर जो थे, उनको क्या किया, उनको अपोज ही नहीं किया, इवन उनको बॉयकॉट भी कर दिया, सोशल एक्सक्लूजन दे दिया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया कि इनकी कोई मत सुनो। तो बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century में जो मूवमेंट था वो विडो रीमैरिज के जो फेवर में था, वो कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में फैल गया था। अब ये स्प्रेड हो गया था। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, वीरा सलिंगम पंटुलु फॉर्म एन एसोसिएशन फॉर विडो रीमैरिज। इवन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में तो एक यूनियन, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, एक एसोसिएशन बन गया, जिसमें वो विडो रीमैरिज करवाते थे या विडो रीमैरिज के फेवर में थे। Around the same time, young intellectuals and reformers in Bombay pledged themselves to working for the same cause. In the north, Swami Dayanand Saraswati, who founded the reform association called आर्य समाज। देखो, सबसे पहले तो अभी तो मैं उसी की बात कर रही हूँ। अराउंड द सेम टाइम, इसी वक्त जो यंग इंटेलेक्चुअल्स थे, जो यूथ थे, उसी वक्त जो इंटेलेक्चुअल्स आए थे, रिफॉर्मर्स आए थे बॉम्बे में, उन्होंने सेम यही कॉज नॉर्थ में, इसी कारण से उन्होंने ये सब चीजें की। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो कि रिफॉर्म एसोसिएशन के फाउंडर थे, और उन्होंने जो रिफॉर्म एसोसिएशन फाउंड की थी वो दैट इज द आर्य समाज। दयानंद सरस्वती, आप याद रखना, आर्य समाज से एसोसिएटेड है। इन्होंने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था पूरी तरीके से। तो ये नंबर ऑफ Yes. Who is there? Just mute the mic. क्या हो रहा है? Yet the number of widows who actually remarried remained low। तो भी बहुत सारी विडोज थी जो मतलब जिन्होंने शादी नहीं की थी। Those who married were not easily accepted in society। और ऐसी विडोज जिन्होंने शादी कर ली, उनको सोसाइटी ने इजीली एक्सेप्ट नहीं किया। और जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे, उन्होंने लगातार इस न्यू लॉ को अपोज किया, कंटिन्यू अपोज किया कि ये लॉ गलत है। तो पहला तो हो गया। अब है गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। पहले गर्ल्स को अलाउड ही नहीं था, गर्ल्स आर नॉट, मतलब गर्ल्स वर नॉट परमिटेड टू गो टू स्कूल, बिल्कुल भी परमिटेड नहीं थी वो। तो मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वीमेन। बहुत सारे रिफॉर्मर्स का ये मानना था कि अगर विमेन की कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, कंडीशन को इम्प्रूव करना है, तो गर्ल्स का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन for girls was necessary। Vidyasagar in Calcutta and many other reformers in Bombay set up schools for girls। विद्यासागर ने कैलकाटा में, और बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने बॉम्बे में इस गर्ल्स के लिए स्कूल सेट किए। When the first school were opened in the mid 19th century, पहला स्कूल mid 19th century में ओपन हुआ था। Many people were afraid of them। लोग बहुत डर गए थे। They feared that school would take girls away from home।
उनको ये लगने लगा था कि स्कूल खोलने से मतलब है कि हमारी लड़कियों को, हमारी गर्ल्स को दूर ले जाना, प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज। और उसमें वो उनका मानना ये था कि भाई स्कूल खोलने से क्या है, एक तो हमारी लड़कियां दूर चली जाएंगी घर से, और जो डोमेस्टिक ड्यूटीज है वो फुलफिल नहीं करेंगी। घर का काम कौन करेगा? बेसिकली लड़कियों के लिए क्या होता था? चूल्हा चक्की, कि यही करो, तुम्हें यही करना है, ससुराल में भी यही करना है, यहाँ पे भी यही करो। तो उनको डर लग गया था कि कहीं हमारी लड़कियां घर से दूर चली गई, फिर डोमेस्टिक ड्यूटीज कौन फुलफिल करेगा। तो मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच द स्कूल। और गर्ल्स को स्कूल पहुंचने के लिए पब्लिक प्लेसेस से भी ट्रेवल करना पड़ता था, भाई गुजरना पड़ता था। स्कूल ये तो नहीं कि घर में सेटअप कर देते, एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता था, तो लड़कियों को घर से निकल के जाना ही पड़ता था। ठीक है, तो मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव ए करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम। कुछ लोगों का मानना था कि इससे हमारी गर्ल्स, हमारी बेटियां करप्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस। लोगों का मानना था कि पब्लिक स्पेसेस से लड़कियों को दूर रहना चाहिए, पब्लिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। Therefore, throughout the 19th century, इसीलिए 19th century, most educated women were taught at home by liberal fathers और husband। इसीलिए आप देख सकते हो 19th century में ज्यादातर जो विमेन एजुकेट हुई हैं वो लिबरल फादर और हस्बैंड की वजह से हुई है, और वो भी घर पे हुई हैं, स्कूल के लिए परमिटेड नहीं थी वो। समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्व्स, कई बार वुमेन ने खुद को पढ़ाया, मतलब औरतों को, दूसरियों को। डू यू रिमेम्बर व्हाट यू रेड अबाउट द रसुंदरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा रसुंदरी देवी के बारे में। शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न नीड टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट। मतलब वही था कि खुद को औरतों ने खुद से इनिशिएटिव लेके खुद पढ़ा। तो जो रसुंदरी बाई देवी थी, सॉरी, वो थी, एक ऐसी थी जिन्होंने सीक्रेटली बुक्स को रीड किया, लर्न किया, लिखा, और वो भी फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स, कैंडल लाइट में, जहाँ पे धीमी धीमी मंद मंद रोशनी आती है, उसमें उन्होंने इतने एफर्ट्स करके खुद से ही पढ़ा, मतलब इनिशिएटिव लिया। In the later part of the country, school for girls were established by the Arya Samaj in Punjab, Jyotirao Phule in Maharashtra. लेटर पार्ट ऑफ सेंचुरी में जो स्कूल खोले गए थे वो एस्टेब्लिश हुए आर्य समाज ने पंजाब में किए, और ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउसहोल्ड इन नॉर्थ इंडिया, विमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक। एरिस्टोक्रेटिक जो मुस्लिम हाउस होल्ड थे, नॉर्थ इंडिया के जो एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम थे ना, जो ऑर्थोडॉक्स भी थे हाउस होल्ड में, विमेन लर्न टू रीड, उसमें औरतों ने अरेबिक में कुरान जो है ना, कुरान जो उनका होली बुक है, उसको अरेबिक में रीड करना स्टार्ट किया। दे वर टॉट बाय विमेन हु केम होम टू टीच। उनको कोई औरतें ही आती थी पढ़ाने घर पे। तो सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली Rin interpreted verses from the Quran to argue for women's education। उसमें से कुछ रिफॉर्मर्स हुई हैं, जैसे मुमताज अली थी, उन्होंने जो कुरान में दे रखी है, जो होली बुक कुरान में दे रखी है, उसको, उन वर्सेस को री इंटरप्रेट किया, दोबारा से एक्सप्लेन किया, दोबारा से डिस्क्राइब किया। उसमें ये था कि भाई उसमें आर्ग्यूमेंट था विमेन्स एजुकेशन को लेके कि वो डिप्राइव नहीं होनी चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए। तो द फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगेन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19। जो पहला उर्दू नॉवल था वो लिखना स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। अमंग्स अदर थिंग्स, दूसरी चीजों के साथ ही, दीज वर मेंट टू एनकरेज वुमेन टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन अ लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड। बाद में ये हो गया कि औरतों को एनकरेज किया गया उनके रिलीजन और डोमेस्टिक मैनेजमेंट के बारे में, जिस भी लैंग्वेज में वो अंडरस्टैंड करें उसी लैंग्वेज में ये सब चीजें दी गई कि वो इजीली ग्रैब कर लें, इजीली समझ लें। नेक्स्ट है विमेन राइट अबाउट विमेन। औरतों ने ही औरतों के बारे में लिखा था। तो फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, Muslim women like the Begum of Bhopal played a notable role in the promoting education
among women. अर्ली 20th सेंचुरी में एक मुस्लिम विमेन हुई हैं जो बेगम थी भोपाल की. उन्होंने एक नोटेबल रोल प्ले किया जिसमें उन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया. दे फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल. उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल खोला गर्ल्स के लिए अलीगढ़ में. अनादर जो रिमार्केबल वुमेन थी बेगम रुकैया शेखावत हुसैन. उन्होंने भी स्कूल मुस्लिम गर्ल्स के लिए खोला पटना में और कोलकाता में. She was a fearless critic of conservative ideas, arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women. वो बहुत fearless critic थी. उन्होंने criticize किया बहुत खुल के जो conservative ideas थे सोसाइटी में. उसको उन्होंने रिलीजियस लीडर को आर्ग्यू किया कि वो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने विमेन की जो प्लेस रखी हुई है वो इंफीरियर मानी हुई है. इसके अगेंस्ट उन्होंने काफी आर्ग्यू किए. By the 1880s, इंडियन women began to enter यूनिवर्सिटी. अब 1880s में तो औरतों ने अब यूनिवर्सिटी में भी एंट्री शुरू कर दी थी. एंट्रेंस उनकी वहां भी स्टार्ट हो गई थी. Some of them trained to be doctors. कुछ डॉक्टर के लिए ट्रेंड हुई. Some became teachers. कुछ टीचर्स बनी. Many women began to write and publish their critical views on the place of women in society. बहुत सारी औरतों ने अपना रिटन में पब्लिश किया क्रिटिकल व्यूज को, है ना, क्रिटिसाइज किया व्यूज को. जो भी सोसाइटी में प्लेस थी विमेन को उसमें क्रिटिसाइज किया, अपोज करने की कोशिश की अपनी रिटन में, राइटिंग में. ताराबाई शिंदे जो कि विमेन एजुकेटेड थी पूना से, उन्होंने एक बुक पब्लिश कराई थी स्त्री पुरुष तुलना, है ना, कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड. स्त्री पुरुष तुलना मतलब औरतें और आदमियों के बीच का कंपैरिजन. क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड विमेन. उसमें उन्होंने क्लियरली क्रिटिसाइज किया है जो औरतें और आदमी के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसको. पंडिता रामाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर, संस्कृत की जो ग्रेट स्कॉलर थी, फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स विमेन. उन्होंने माना कि हिंदू धर्म औरतों के प्रति थोड़ा सा ऑप्रेसिव है. एंड रोट ए बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू विमेन. और उन्होंने अपनी बुक में जो अपर कास्ट हिंदू विमेन थी उनकी मिजरेबल लाइफ को भी डिस्क्राइब किया, डिपिक्ट किया. शी फाउंडेड ए विडोज होम एट पूना टू प्रोवाइड शेल्टर ऑफ टू विडोज एंड हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड रिलेटिव्स. उन्होंने एक विडोज करके एक पूना में एक मतलब शेल्टर जिसमें विडोज को शेल्टर मिले जहाँ पे विडोज इजीली रह सकें. उन्होंने जहाँ और ऐसी औरतें जहाँ पे विडो भी इजीली रह सके और ऐसी औरतें जहाँ हस्बैंड और रिलेटिव के द्वारा बैडली ट्रीटेड होती है वो वहाँ पे रह सकती थी. तो हियर वुमेन वर ट्रेन्ड सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल्व्स इकोनॉमिकली. यहाँ पे औरतें ऐसी ट्रेन थी ताकि वो इकोनॉमिकली भी अपने फैमिली को, अपने घर को सपोर्ट कर सके. नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म्ड द ऑर्थोडॉक्स. ये सब कहना गलत नहीं होगा कि ये सब चीजें ऑर्थोडॉक्स जो था उसकी वजह से था, रूढ़िवादिता की वजह से था. फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिली वैल्यूज. कुछ नेशनलिस्ट ऐसे थे, है ना, जो ये मानते थे कि हिंदू औरतें वेस्टर्न वेज को अडॉप्ट कर रही हैं और है ना वो हिंदू कल्चर को अगर वेस्टर्न वेज अडॉप्ट करें मतलब वेस्टर्नाइजेशन हो रही है और जो हिंदू कल्चर है उसको करप्ट कर रही हैं और अपनी फैमिली वैल्यूज को कहीं ना कहीं इरोड कर रही है. तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर आल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस. तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम में भी ये चेंजेस देखने, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस देखे गए थे. तो वी विल कंटिन्यू टुमारो. नेक्स्ट, the time is over now. If you have any queries you can ask tomorrow. Till then, take care. Bye, ma'am.